हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। चैप्टर नंबर 16 ट्वेल्थ एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यू। ये इकोलॉजी का लास्ट टॉपिक है और इस प्रेजेंटेशन में ये पार्ट 10 के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए कि कंटेंट है ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। और ओजोन क्या है कि 16 सितंबर को आप जानते हैं कि ओजोन डे मनाया जाता है। ये नीट के लिए यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बिलोंग होते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बिलोंग होते हैं। साथियों, माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल आपका स्वागत करते हैं। ओजोन क्या है कि ओजोन ये मॉलिक्यूल है, 3 ऑक्सीजन एटम से बनता है और ये ओजोन एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और स्ट्रेटोस्फीयर ये शील्ड है सरफेस ऑफ अर्थ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन विच इज हाईली डेंजरस टू ऑर्गेनिज्म। तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ऑब्स्टेकल होते ही अड़ाते हैं। ये शील्ड है, ढाल है ओजोन गैस की लेयर की स्ट्रेटोस्फीयर। इस कंटेंट में जब चर्चा करते हैं साथियों ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, देखिए कि इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर अर्थ का सरफेस दिखाई दे रहा है और अर्थ से 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फीयर की लेयर होती है। और ये ट्रोपोस्फीयर की लेयर के बाद 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर यानी कि 50 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर होती है। साथियों, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, ये ट्रोपोस्फीयर में बैड ओजोन पाया जाता है और स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन पाया जाता है। आपने यू हैव अर्लियर स्टडीड इन द केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ 11th साइंस अबाउट बैड ओजोन। 11th साइंस में बैड ओजोन की बात की है। बैड ओजोन ये लोअर एटमॉस्फेयर मतलब ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है। और बैड ओजोन क्यों कहते हैं साथियों? ये बैड ओजोन में पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये एयर पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स मतलब स्मोक होता है, स्मोक कार्बन से बनता है। और फॉग मतलब वाटर वेपर से बनता है, इससे स्मॉग कहते हैं उसे। स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। तो ये स्मॉग की वजह से ये लोअर एटमॉस्फेयर में बैड ओजोन पाया जाता है। यही बैड ओजोन प्लांट्स और एनिमल्स को हार्मफुल होता है। दूसरी बात भी आपने 11th साइंस में कही है कि पढ़ी है, कौन सी? कि देयर इज आल्सो गुड ओजोन एंड दिस ओजोन इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यहाँ जहां पर गुड ओजोन पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर मतलब 12 से 50 किलोमीटर ये रेंज में स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर होती है। और इस स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन पाया जाता है। एंड ये गुड ओजोन एक्ट्स एज ए शील्ड। ये गुड ओजोन ही एक प्रकार की ढाल है और ये शील्ड, ये गुड ओजोन एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। तो यही हुई बात गुड ओजोन और बैड ओजोन। तो देखिए कि पोल्यूटेंट जो भी होते हैं ट्रोपोस्फीयर में बैड ओजोन में, ये पोल्यूटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये यूज करते हैं धरती पर, अर्थ पर ह्यूमन, और इससे ये बैड ओजोन बनता है ट्रोपोस्फीयर में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों की बात कही है कि ये अल्ट्रावायलेट सन से आने वाले रेज हाईली इंजूरियस होते हैं, किसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और सिंस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस का डीएनए और प्रोटीन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में होता है, प्रिफरेंशियली एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेज एंड इट्स अ हाई एनर्जी ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स विद इन दिस मॉलिक्यूल। देखिए इस लाइन का मतलब जानेंगे कि ये अल्ट्रावायलेट रेज डीएनए और प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्मफुल होते हैं और ये हाई एनर्जी ब्रेक करते हैं केमिकल बॉन्ड डीएनए के और प्रोटीन के। तो देखिए कि द थिकनेस ऑफ द ओजोन इज द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप। देखिए कि ये देखिए कि अर्थ का ग्राउंड है, अर्थ से ग्राउंड तक जो भी लेयर्स पाई जाती है एटमॉस्फेयर की, चाहे वो ट्रोपोस्फीयर हो या स्ट्रेटोस्फीयर हो और कोई लेयर्स हो ओजोन की, तो ये एटमॉस्फेयर में मेजर की जाती है डॉप्सन यूनिट्स। तो डॉप्सन यूनिट किसे कहते हैं भाई? डॉप्सन नाम के एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे, हु डिड ए इंपॉर्टेंट वर्क ऑन ओजोन। तो ये देखिए आपके लिए फोटोग्राफ दिया है। और ये यूवी रेज जब बात करते हैं कि ये देखिए कि ये नॉर्मल डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स होता है और एडजेसेंट जो भी बॉन्ड्स बनते हैं नाइट्रोजन बेसिस को, तो ये नाइट्रोजन बेसिस पर यदि ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ये एक्ट करते हैं, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये थायमिन की डीमर बनता है और ये पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ देता है डीएनए का और प्रोटीन का। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों की क्या लिखा है आगे कि ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से ओजोन गैस फॉर्म होता है, कंटिन्यू फॉर्म होता है। और ओजोन गैस कैसे बनता है? तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ओजोन गैस आल्सो डिग्रेड भी होता है।
यानी कि मतलब ओजोन गैप फॉर्म भी होता है, प्रोड्यूस भी होता है, निर्माण भी होता है और ये डिग्रेड भी होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए कि नेचुरल ओजोन का फॉर्मेशन कैसा होता है और नेचुरल ओजोन का डिस्ट्रक्शन यानी कि डिग्रेडेशन कैसा होता है, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये होना, इसका बैलेंस होना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर जब अल्ट्रावायलेट रेज के अल्ट्रावायलेट रेज इंपैक्ट करते हैं, अल्ट्रावायलेट से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ब्रेक होता है एटॉमिक ऑक्सीजन में, 2 ऑक्सीजन के एटॉम बनते हैं। और देखिए ये सनलाइट से अल्ट्रावायलेट लाइट की रेज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पर एक्ट करते हैं और बाद में ये एटॉमिक ऑक्सीजन, एक एटॉमिक ऑक्सीजन और दूसरा एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये कंबाइन होकर ओजोन फॉर्म होता है। कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर में। याद रखना ये सभी प्रोसेस नेचुरल ओजोन फॉर्मेशन की, नेचुरल ओजोन डिस्ट्रक्शन की मतलब डिग्रेडेशन की पूरी प्रोसेस स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जहां पर गुड ओजोन पाया जाता है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं दूसरी कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण होना, ओजोन का डिग्रेडेशन होना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए प्रोडक्शन में और डिग्रेडेशन में ओजोन की। कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर में। साथियों, ऑफ लेट क्या लिखा है, ऑफ लेट द बैलेंस हैज बीन डिस्टर्ब। अभी जो भी ओजोन मॉलिक्यूल का निर्माण और ओजोन मॉलिक्यूल का डिस्ट्रक्शन मींस फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन, इनमें क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। किस लिए, कैसे आ रहे हैं, ड्यू टू इनहेंसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसे CFC कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहते हैं। नॉट ओनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कई क्लोरोफ्लोरोकार्बन आगे भी चर्चा करेंगे। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बैलेंस बिगड़ रहा है, किसका, ओजोन का। कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर में। निर्माण और ये डिस्ट्रक्शन, फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन में बाधा आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ह्यूमन ये यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां पर, अर्थ पर, और अर्थ से ये ट्रोपोस्फीयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाते हैं। ट्रोपोस्फीयर के बाद ये स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाते हैं, जहां पर गुड ओजोन पाया जाता है। तो इन्हें यहाँ पर बैलेंस बिगड़ रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं कि CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फाइंड वाइड यूज एज ए रेफ्रिजरेंट्स। एयर कंडीशनर्स में या रेफ्रिजरेंट्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किए जाते हैं, कई इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। और इंडस्ट्री अर्थ पर है, अर्थ से निकलने वाले जो भी गैसेस होते हैं, हार्मफुल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कई फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, तो ये ट्रोपोस्फीयर में जाते हैं, बाद में स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन पर ये रिएक्ट होते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बात करते हैं साथियों की क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पर अच्छी तरह से समझ ले, यहाँ से आपकी समझ में आना चाहिए प्यारे दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन सा होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। इस पिक्चर में देखिए कि ये ट्रोपोस्फियर में क्या हो रहा है कि CFC डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये ट्रोपोस्फियर अर्थ पर क्या है कि आप कई ओजोन हाईली ये रिएक्टिव होता है, ब्रोकन डाउन होता है, मैन मेड क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड जो भी आप यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट्स में, एयर कंडीशनर में, कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो ये एटमॉस्फेयर में रीच होता है। लोअर पार्ट में पहले एटमॉस्फेयर में जाता है यानी कि ट्रोपोस्फियर में, और रिएक्ट होता है आगे स्ट्रेटोस्फेयर में, जहां पर गुड ओजोन पाया जाता है। साथियों, स्ट्रेटोस्फीयर का गुड ओजोन और अल्ट्रावायलेट एक्ट करते हैं ये गुड ओजोन पर, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन रिलीजिंग एटम होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप जानते हैं कि ये हैलोजन के डेरिवेटिव्स है, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमाइड। ये स्ट्रेटोस्फीयर में कहां पर रिएक्ट करते हैं, ओजोन से रिएक्ट करते हैं, गुड ओजोन पर रिएक्ट करते हैं। और ये क्लोरीन डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ द These atom acting merely as a catalyst। ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल एक कैटलिस्ट बन जाते हैं और क्लोरीन एटम आर नॉट कंज्यूम्ड, पूरी तरह से खत्म नहीं होते इस ओजोन की रिएक्शन। इससे आप इस इक्वेशन से जानेंगे। यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए है। देखिए कि ओजोन हाईली रिएक्टिव होता है, इजीली ब्रोकन डाउन होता है मैन मेड क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड से। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं भाई, कि या आप जानते हैं कि क्लोरीन और ब्रोमीन कई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। एग्जांपल के तौर पर जानेंगे कि यहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड आपको दिखाई दे रहा है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, उसे CFC कहते हैं। इस पर जब स्ट्रेटोस्फीयर में ये जब मिथिल ब्रोमाइड या मिथिल क्लोराइड ये स्ट्रेटोस्फीयर में जब जाते हैं, इनकी एक्शन किससे होती है, अल्ट्रावायलेट की एक्शन इन पर होती है। और आप जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन होता है, और वहां पर ओजोन ये यहाँ पर ये देखिए कि
ये मिथिल क्लोराइड ये ब्रेक होता है बॉन्ड से, ये किसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, और ये क्लोरीन रेडिकल बन जाता है, मिथिल रेडिकल बन जाता है। यहाँ पर काम नहीं थमता। दूसरी रिएक्शन क्या करेगी कि ये क्लोरीन का रेडिकल ये अनस्टेबल होता है और ये क्लोरीन का रेडिकल अगेन स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन से रिएक्ट होता है, वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की एक्ट होता है और बन जाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ पर भी ये रिएक्शन पूरी नहीं होती। देखिए कि क्लोरीन मॉलिक्यूल जो भी होता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड अगेन ओजोन से रिएक्ट होता है और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये देखिए कि ये आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्लोरीन का एक रेडिकल बना है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बने हैं। अगेन ये फ्री क्लोरीन जो अनस्टेबल होता है अगेन ये रिएक्ट होता है ओजोन से, तो ये चेन रिएक्शन बन जाती है। साथियों आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं यहाँ पर, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो भी ओजोन मॉलिक्यूल होते हैं, गुड ओजोन होते हैं, तो उसे ये ब्रेक डाउन करता है क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी होते हैं, क्लोरीन हो या ब्रोमाइड हो, तो क्लोरीन एज कैटलिस्ट बोलकर काम करता है। क्लोरीन एटम 100% कंज्यूम नहीं होते, यही बात यहाँ पर कही रही है। देखिए कि इसलिए हेंस व्हाटएवर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एडेड टू द स्ट्रेटोस्फीयर, जितने भी ह्यूमन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐड कर रहा है गुड ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में, दे हैव परमानेंट एंड कंटिन्यू इफेक्ट्स ऑन ओजोन लेवल। तो जो भी नेचुरल ओजोन की लेवल है, उस नेचुरल लेवल की ओजोन से ये कंटिन्यू इफेक्ट हो रहा है, ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। क्या लिखा है कि ऑल्दो ओजोन डिप्लीशन इज ऑकरिंग वाइडली स्ट्रेटोस्फीयर, याद रखिए हमेशा ओजोन का डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, वहां पर गुड ओजोन होता है, एंड दैट ओजोन डिप्लीशन इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर अंटार्कटिका रीजन। देखिए कि अर्थ का मैप आपके लिए यहाँ पर दिया है, अर्थ पर ये देखिए कि नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल, साउथ पोल को अंटार्कटिका कहते हैं, नॉर्थ पोल को आर्कटिक कहते हैं, और ये पोलर रीजन यहाँ पर बताया। क्या लिखा है, अंटार्कटिका रीजन पर ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन की जो भी परत है ये थिन बनने जा रही है, और क्या हो रहा है देयर दिस अंटार्कटिका रीजन पर क्या हो रहा है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज एरिया थिन्ड ओजोन, याद रखिए थिन्ड ओजोन लेयर, तो थिन्ड ओजोन लेयर को ओजोन होल कहेंगे। एक्चुअली ओजोन नहीं होता, ओजोन का होल नहीं होता, ओजोन का होल नहीं होता। अंटार्कटिका रीजन पर जो भी परत है, जो थिकनेस है ओजोन लेयर की, वो थिन हो रही है, थिक से थिन हो रही है। कैसे, तो देखिए कि ओजोन होल यानी कि ओजोन की होल नहीं होता, ओजोन की लेयर थिन हुई है, और कहां पर, अंटार्कटिका रीजन पर डेवलप्स ईच ईयर, हर साल बनती जा रही है। कैसे, लेट अगस्त यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त एंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ये ओजोन का डिप्लीशन यानी कि ओजोन का होल मतलब ओजोन लेयर की जाड़ी कम हो रही है, थिननेस आ रहा है। तो यही यहाँ पर देखिए कि इस आपको दिखाई दे रहा है ये वायलेट टू रेड कलर, तो ये ओजोन की लेयर थीन बन रही है, होल नहीं बना, थीन बनी है। कहां पर, अंटार्कटिका यानी कि साउथ पोल पर अंटार्कटिका होता है। आगे बात करेंगे साथियों। क्या लिखा है कि यहाँ पर देखिए कि आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ये शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, बाकी के अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन की ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। अल्ट्रावायलेट यहाँ पर देखिए कि अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन ये पूरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं अर्थ की एटमॉस्फेयर में, एंड दैट ओजोन लेयर इंटैक्ट होती है यानी कि अनइफेक्ट होती है। अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशन जो होते हैं, तो ये परत को ये रिफ्लेक्ट बाद में ये आते जमीन पर, अर्थ पर नहीं आते। लेकिन बात कही है कि अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन की, तो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन ये बहुत ही खतरनाक होती है। कैसे, तो इसकी यहाँ पर चर्चा। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन डैमेज करते हैं डीएनए को, और ये डीएनए में म्यूटेशन लाते हैं, यानी कि डीएनए का जो भी बेस नाइट्रोजन बेस होते हैं उन्हें किंक आता है और जेनेटिक चेंज आता है, उसे डीएनए का म्यूटेशन कहते हैं। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन बेहद खतरनाक होते हैं साथियों। एजिंग ऑफ स्किन करते हैं, मतलब टेम्पररी, देखिए कि एजिंग ऑफ स्किन का मतलब क्या होता है कि ब्रेकडाउन स्किन कनेक्टिव टिश्यू, जो भी ह्यूमन की बॉडी के, एनिमल के बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये कोलेजिन और इलेस्टिन फाइबर से बनते हैं। कोलेजिन नाम का प्रोटीन, इलेस्टिन नाम का फाइबर, और विच इज इन द डीपर लेयर ऑफ द स्किन, उसे डर्मिस में होते हैं, और यहाँ पर ये एक्ट करते हैं एजिंग ऑफ स्किन। तीसरी बात है कि डैमेज टू स्किन से, जो भी बात की है कनेक्टिव टिश्यू के सेल की, डर्मी सेल की, वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर बन जाता है ये अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन की वजह से, उसे मेलानोरिना कहते हैं, यानी कि स्किन कैंसर।
और तीसरी बात है कि ह्यूमन आई पर क्या इम्पैक्ट होता है। आप जानते हैं कि टॉपिक नंबर 21 में 11 का टॉपिक पेज नंबर 323 324 पर ये आपको डायग्राम देखिए, और ये आई की डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ आई की डायग्राम है, और ये आई में एक कॉर्निया होता है, और ये कॉर्निया क्या है कि टेम्पररी, देखिए कि कॉर्निया क्या है कि प्रोटेक्ट करता है आई को, बट इट इज हेल्प इन द फोकसिंग ऑफ सनलाइट को फोकस करता है, और ये अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन कॉर्निया एब्जॉर्ब करता है जब एट अ हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन कॉजेस क्या होता है इन्फ्लेमेशंस, यानी कि सूजन। कहां पर? कॉर्निया पर। इस पिक्चर में देखिए, डायग्राम में देखिए, कॉर्निया पर ये सूजन आती है, और इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं भाई? स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है? देखिए, जहां पर भी बर्फबारी होती है उस एरिया में जब ये सनलाइट रेज बर्फ पर ये आते हैं, तब क्या होता है कि वो सनलाइट के रेज आइस पर क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं, और रिफ्लेक्ट की वजह से क्या होता है कि स्नो ब्लाइंडनेस आता है, यानी कि कॉर्निया पर सूजन आती है, उसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसलिए तो वो स्नो फॉल जहां पर भी होता है, बर्फबारी जहां पर भी होती है, और जब सूरज की किरणें, सनलाइट रेज उस बर्फ पर गिरती है, तब क्या होता है? रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है कि स्नो ब्लाइंडनेस ये कॉज होता है। तो इसलिए तो काला चश्मा वहां पर पहनते हैं। और दूसरी बात है कि अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में ये नॉर्मल है, आईज है इस पेशेंट के, और ये कैटरैक्ट, इसे मोती बिंदु कहते हैं, मोती बिंदु, और ये टीक आती है इनके आईज में, तो ये देखने में ये दिक्कत हो जाती है, एक कैटरैक्ट कहते हैं। साथियों कि सच एक्सपोजर मीनी परमानेंटली डैमेज, तो कभी कभी तो हमेशा एक्सपोज में रहेंगे इस अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से, तो कॉर्निया डैमेज होगा परमानेंटली। तो देखिए कि ये महत्वपूर्ण है, आपको कॉजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन के बारे में थ्योरी एग्जाम में पूछेंगे क्वेश्चन, तो ये आपको कॉज लिखना पड़ेंगे वहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, रिकॉग्नाइजिंग द डिलीटेरियस, यस, यानी कि ये नुकसान पहुंचने वाला अफेक्ट है ओजोन का डिप्लीशन, यानी कि ओजोन लेयर थिननेस आना, ओजोन लेयर थिन होना, एंड इस पर क्या हुआ है कि कई इंपैक्ट ह्यूमन पर हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हो रहे हैं। इसके बारे में इंटरनेशनल ट्रीटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ये एग्रीमेंट या कहेंगे या ट्रीटी कहेंगे, तो कहां पर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल ये शहर का नाम है जो कनाडा स्थित है। इस देखिए, ये मॉन्ट्रियल यूके कहेंगे उसे, तो मॉन्ट्रियल शहर में एक इंटरनेशनल ट्रीटी 1987 में ये ट्रीटी बनी थी, और इनमें क्या कनाडा स्थित है ये मॉन्ट्रियल शहर, वहां पर ये जो भी प्रोटोकॉल थे, तो उस प्रोटोकॉल की जो भी गाइडलाइन थी, तो इफेक्टिव इन 1989। आपको ये पूछेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, कनाडा स्थित 1987 में ये इंटरनेशनल ट्रीटी बनी, इनका इम्पैक्ट 1989 से शुरू हुआ था। तो देखिए, ये सभी पूरे नेशन के, वर्ल्ड के ये जो भी मिनिस्टर्स थे, कोई प्रधान थे हर एक कंट्री के, तो उन्होंने ये इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई थी। तो किस लिए ट्रीटी बनाई थी? कि टू कंट्रोल इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। साथियों, आपने इसके पहले भी जिक्र किया है कि ओजोन डिप्लीटिंग यानी कि ओजोन को डिप्लीट करने वाले, ओजोन को कम करने वाले ओडीएस मींस ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? हैलोन्स होते हैं, मिथिल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथिल क्लोरोफॉर्म, मिथिल ब्रोमाइड, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ह्यूमन की वजह से ये आप ट्रोपोस्फियर में ये पहले जाते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, वहां पर बैड ओजोन पाया जाता है, बाद में ये गुड ओजोन पर भी रिएक्ट होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज की वहां पर एक्ट होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, और यहाँ से या अल्ट्रावायलेट रेज से क्या होता है? ओजोन का डिप्लीशन होता है, क्लोरीन हो या ब्रोमाइड हो, कोई कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, मिथिल क्लोरोफॉर्म हो। तो देखिए कि सब्सिक्वेंटली क्या लिखा है कि मेनी मोर एफर्ट्स हैव बीन मेड प्रोटोकॉल्स मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कई गाइडलाइन बनाई थी, प्लान बनाया था, डायरेक्शन बनाई थी, कई इंस्ट्रक्शन बनाई थी। प्रोटोकॉल किस लिए? डेफिनेट रोड मैप यानी कि गाइडलाइन सेपरेटली कि किन्हें ये गाइडलाइन कौन से ऐसे कंट्री है? दो टाइप की कंट्री वर्ल्ड में है। पहला टाइप है डेवलप्ड यानी कि पूरे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, रशिया जैसे विकसित देश है, और दूसरे कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जैसे ब्राजील, इंडिया जैसे। तो इन्हें लिए ये दो सेपरेट गाइडलाइन प्लान बनाए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। किस लिए? रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इंडस्ट्री में कम करना, फॉसिल फ्यूल का और कई ऐसे अप्लायंसेस बनाना कि जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में कम मात्रा में
लेस अमाउंट में इमिट होना चाहिए, इसलिए ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन कंट्रीज तो डेफिनेट रोड मैप सेपरेटली बनाया था। एंड अदर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स, तो अदर जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे हेलोजन, मिथिल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लाइड, हाइड्रोकार्बन, मिथिल क्लोरोफॉर्म। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।